सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन आप जानते हो एक एलिमेंट है ना, परमाणु है, जो आपका इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, SI से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कार्बन फैमिली का तत्व है, ठीक है। यानी पहले कार्बन होता है, उसके बाद में फिर ये जो है सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, ऐसे आगे मतलब जाता रहता है। तो ये सिलिकॉन जो है, इसको हम परमाणु क्रमांक इसका 14 होता है। मतलब इसका ये हो गया कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और 14 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। बस खाली हमें यही परमाणु क्रमांक से मतलब है। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर उपकोषों में हम दिखाएं तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s2 ऐसे, और फिर उसके बाद में 3p2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये 14 है तो 2 2 4 6 4 10 2 12 और 2 14, यानी कहने का मतलब है कि तीसरी कक्षा के 2 उपकोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरी कक्षा के 2 उपकोष में, हालांकि उपकोष तो इसमें होंगे तीसरी कक्षा में s,p,d 3 उपकोष होते हैं, बिकॉज यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 3 है। n बराबर 3 है तो जितनी कक्षा संख्या होती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, उसमें उपकोष होते हैं, यानी सबसेल होती हैं। तो n बराबर यहाँ पर इस केस में 3 है, तो 3 इसमें उपकोष रहेंगे, s, p और d, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो d उपकोष रहता है ये पूर्णतः रिक्त होता है, और जो p उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 ऊर्जा स्तर जो है इसमें रिक्त होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझनी होंगी, तभी आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो 4 ऊर्जा स्तर इसमें क्या होता है, रिक्त होता है। और इसके पहले जो यस कक्षा होती है ये पूरी तरह से भरी हुई होती है। ये वाला जो है यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो 2 होते हैं, और 2 का 2 पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये क्या है, पूरा का पूरा जो है कंप्लीट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। अब देखो, अगर हम एक आइसोलेटेड आइटम की बात करते हैं, सिलिकॉन का एक आइसोलेटेड आइटम लेते हैं, मतलब ये हुआ कोई विलगित परमाणु लेते हैं या पृथक्कृत परमाणु लेते हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि एटम्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब वहाँ पर जो है आप एक एटम्स का इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस से प्रभावित नहीं होगा। और उस स्थिति में क्या होगा कि जो हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं, और वो क्षैतिज सरल रेखाओं में कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो हम चलिए क्या करते हैं, इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हुई तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल लेते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है, ठीक है। मान लेते हैं क्या चीज़, माना सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं, और उसमें जो परमाणुओं की संख्या है कैपिटल N परमाणु है, ठीक है ना। इतने आइटम उसमें हैं जो क्रिस्टल हमने लिया हुआ है। अब ये क्रिस्टल हमने लिया है सिलिकॉन का, और उसमें जो है परमाणुओं की संख्या, क्रिस्टल का मतलब हो गया कोई आपने टुकड़ा ले लिया, क्रिस्टल का मतलब जो सिलिकॉन है उसका कोई आपने एक टुकड़ा ले लिया जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, N है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये छोटे छोटे परमाणु, इसमें बहुत सारे परमाणु आपके रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, ये चूंकि ये ठोस है, ये सॉलिड है, और सॉलिड में क्या होता है कि परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है अपेक्षाकृत गैसों की। अगर इसी का मतलब समझ लिए सिलिकॉन का कोई गैस होता, या सिलिकॉन के ऐसा हम कोई व्यवस्था लेते हैं जिसमें सिलिकॉन के आइटम्स के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, जैसे गैसों में होती है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि सिलिकॉन की ये सब आइसोलेटेड आइटम है, यानी पृथक्कृत आइटम है। एक आइटम दूसरे आइटम से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं, अफेक्टेड नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो उनकी ऊर्जा स्थितियां हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों की विविक्त ऊर्जा स्थितियों को दर्शाने की जो व्यवस्था होती है, जिसको आप कहते हो एनर्जी लेवल, है ना, यानी ऊर्जा स्तर, जिसको आप ऊर्जा स्तर कहते हैं, वो क्या होते, दूसरे आइटम से पड़ोसी जो परमाणु होता है उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपके पास खाली एक सिलिकॉन का आइटम होता, और इसका जो सिलिकॉन का जो आइटम होते हैं, और उसमें जो आप देखिए ऐसे, जैसे हम सिलिकॉन का आइटम ले लिए, तो अब चूंकि यहाँ पर ये आइटम्स जो हैं या इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, इसे आसपास में
जो इलेक्ट्रॉन परमाणु है वो काफ़ी दूरी पर है, जिससे इस वाले परमाणु का प्रभाव इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। ये इतनी दूरी पर है कि इसका प्रभाव जो है इसके इलेक्ट्रॉनों पर नहीं पड़ रहा है। तो जो ऊर्जा स्तर है ना इनके, तो यहाँ पर एनर्जी बैंड नहीं बनेगा पहले केस में। जब परमाणुओं के बीच में ज़्यादा दूरी होगी, यानी आइसोलेटेड परमाणु रहेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में वहाँ पे एनर्जी बैंड नहीं बनेगा, केवल सिंगल लाइन होंगी जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम मान लेते हैं, सुनिए अभी पहले और देखिए, मान लेते हैं कि जो मतलब जब आइसोलेटेड आइटम रहता है, आइसोलेटेड आइटम का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से, मैं भी ये जान रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया है आइसोलेटेड आइटम क्या है, ठीक है, यानी पृथक्कृत परमाणु क्या है। तो अगर वो चीज़ आप जान रहे हैं तो हम ऐसे एक व्यवस्था लेते हैं, ऐसा एक सिस्टम लेते हैं जिसमें हमने सिलिकॉन के परमाणुओं को बहुत सारे परमाणु लिए हुए हैं और सारे परमाणु जो है आइसोलेटेड हैं, आइसोलेटेड हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि और उस स्थिति में जब वो आइसोलेटेड हैं, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में मान लेते हैं कि एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो R0 है। इनिशियल साम्यावस्था में हम ऐसे मान लेते हैं। तो जो है R0 ये डिस्टेंस है, और R0 डिस्टेंस ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि अगर आपने आइटम्स को इससे कम दूरी पर ला दिया, इससे कम दूरी पर ला दिया, मतलब R0 और कम कर दिया आपने, है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो परमाणु होगा, ये आइटम्स एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, इंटरेक्शन करने लगेंगे, प्रभावित होने लगेंगे। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी क्रियाएं होंगी जिससे क्या होगा कि जो हमारा एक सिंगल ऊर्जा स्तर था, एनर्जी लेवल था, वो अब सिंगल एनर्जी लेवल ना रह करके क्या होगा कि जो है करीब के या निकटतम दो मतलब ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा। जो हमारा एक ऊर्जा स्तर था जहाँ पर एक फाइन लाइन मिल रही थी, वहाँ पर अब वो क्या हो जाएगा, दो निकटतम ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा, समझ रहे हो ना, दो निकटतम ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा, एक न्यूनतम और एक अधिकतम, समझ रहे हो। और इसी के बीच में हमको ढेर सारी जो है बैंड्स प्राप्त होंगी, बहुत सारे एनर्जी लेवल इस तरह से हमको प्राप्त होंगे, समझ रहे हो ना। तब हमारा आगे चल करके क्या बन जाएगा, एनर्जी बैंड यही बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो हमने तो ये चीज़ आपको समझाने की कि R0 जो मिनिमम डिस्टेंस है, जब वहाँ पर एक आइटम्स और दो आइटम्स के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस है जब दोनों आइटम क्या हैं, आइसोलेटेड हैं, ठीक। और अगर दोनों आइटम आइसोलेटेड हैं तो उस स्थिति में उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो अब मानने वाले हैं, आगे कहने वाले, तो ये जो व्यवस्था थी, ये अभी करंट जो सिचुएशन थी, वो यहाँ पर जो फिगर रिप्रेजेंट किया गया है, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है किसके किसके बीच में, अंतर परमाणुवीय दूरी, यानी यही अंतर परमाणुवीय दूरी है, परमाणुओं के बीच की दूरी को अंतर परमाणुवीय दूरी कहते हैं। तो ये अंतर परमाणुवीय दूरी और ऊर्जा के बीच में हमने जो है यहाँ पर ग्राफ खींचा हुआ है। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि जैसे जैसे दूरी, अंतर परमाणुवीय दूरी को मैं कम करते जाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर जब रहेंगे तो दूरी, यहाँ पर जब रहेंगे तो दूरी क्या है, मैक्सिमम है ना भाई, ये 0 है, और 0 से जब इस अक्ष पर जा रहे हो, एक्स अक्ष पर इधर बढ़ोगे तो दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं दूरी मैक्सिमम है, यहाँ से यहाँ तक दोनों ही स्थितियों में दूरी क्या है, इस रीजन में दूरी हमारा जो है अधिकतम है, ठीक है, यहाँ तक दूरी क्या है, अधिकतम है। और जब परमाणुओं के बीच में दूरी ज़्यादा होती है तो वो एक पृथक्कृत परमाणु के जैसा व्यवहार करता है, मैंने आपको बार बार बताया, आइसोलेटेड एटम के जैसा व्यवहार करता है। और उस स्थिति में क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होते हैं वो एक आइटम के एनर्जी लेवल दूसरे आइटम के एनर्जी लेवल से अनअफेक्टेड रहते हैं, मतलब वो अप्रभावित रहते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है, हमको जो एनर्जी लेवल होता है वो इस तरह से फाइन लाइन के रूप में प्राप्त होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था एक आइसोलेटेड एटम का कैसे एनर्जी लेवल प्राप्त हो रहा था। बात क्लियर हुई इतनी। तो अब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, यही दूरी जो है ना, इस दूरी को मैं घटाना शुरू कर दे रहा हूँ। देखो जैसे जैसे मैं दूरी को घटा रहा हूँ, मतलब एक आइटम यहाँ पर था, एक आइटम यहाँ पर था, दोनों आइसोलेटेड थे, अब इन दोनों आइटम को मैं क्या कर रहा हूँ, करीब ला रहा हूं, यानी इनके बीच की जो अंतर परमाणुवीय डिस्टेंस थी उसको हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं दूरी को घटाते जाऊंगा क्या होगा, एक परमाणु का ऊर्जा स्तर जो है, एक परमाणु के एक कक्षक इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है वो दूसरे परमाणु के दूसरे कक्षक इलेक्ट्रॉन से के बीच में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और फलस्वरूप क्या होगा, वहां पर जो
ऊर्जा स्तर होंगे वो धीरे धीरे स्पिल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा उसमें। आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऊर्जा स्तर जो है वो क्या होगा, करीब के या निकट के दो ऊर्जा स्तरों में, निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। या आप ऐसे समझिए, आप देखिए जो यहाँ पर जब सिलिकॉन था, यहाँ पर जो सिलिकॉन था, तो जो इनके बीच में जो एनर्जी बैंड था, एनर्जी बैंड आप समझ रहे हो, जैसे मतलब संयोजी बैंड हो गया और चालन बैंड हो गया। चालन बैंड हो गया, चालन बैंड हमेशा क्या रहता है, जो आपका वो रहते हैं, क्या नाम है, जो आइसोलेटेड आइटम रहते हैं उनका जो चालन बैंड है, और उस पर भी क्या नाम आपका जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें चालन बैंड जो होता है पूर्णतः भरा रहता है, कमरे का टेम्परेचर पर ही भरा रहता है, हमने लास्ट टाइम में देखा था। और उसके बाद में जो कुचालक होते हैं उनमें चालन जो बैंड रहता है वो पूर्णतः रिक्त होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और एनर्जी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो दूरी होता है वो भी कुचालक पदार्थों में ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने देखा था ये सारी चीज़ें। अब मान लीजिए जैसे जैसे यहाँ पर मैं, है ना, यहाँ तक मैंने देखा कि वो फाइन लाइन हमको प्राप्त हो रहा, सिंगल सिंगल सब अपने जो है एनर्जी लेवल प्राप्त हो रहे हैं और वो बिल्कुल भी किसी दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं परमाणुओं को और नज़दीक लेकर आता हूँ, मतलब उनके बीच की जो अंतर परमाणुीय दूरी है उसको और भी कम करता हूँ, तो क्या होता है वो देखिए। जो अब अपने पास ये एनर्जी लेवल था, ये वाला एनर्जी लेवल था, ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा, निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा। देखिए ये देखिए ऐसे था ना, ये वाला इधर है और ये निकटतम, एक अधिकतम रहता है और एक निकटतम रहता है, इसमें ये ब्रेक कर गया, ये निकटतम ऊर्जा स्तरों में टूट गया। ठीक, आगे ऐसे भी मैं और इसको बढ़ा सकता हूँ। तो ये निकटतम ऊर्जा स्तर में देखिए टूटा, पहले ऊपर वाला, ठीक, उसके बाद में क्या है, ये वाला जो रहेगा, ये वाला भी निकटतम ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा, ये वाला भी, तो ये तो मैक्सिमम के लिए था, और एक इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम ऐसे हो जाएगा। निकटतम ऊर्जा स्तर में ये वाला भी टूट जाएगा, ये भी निकटतम ऊर्जा स्तर में टूट गया, और ये भी निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में, ये ऊर्जा स्तर जो था निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा। कब टूटेगा, जब हम परमाणुओं को ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तब ये प्रक्रिया होगी। ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ तक तो अनइफेक्टेड था, जब उनके बीच में अच्छी खासी दूरी थी, कोई दिक्कत नहीं था, एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रभावित नहीं कर रहा था, मतलब एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में जो रिलेशन था वो आप ऐसे कह सकते हो कि वो आइसोलेटेड थे, समझ रहे हो ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम परमाणुओं को और नजदीक लेकर आ रहे हैं, जो ऊर्जा स्तर से वो अब आइसोलेटेड नहीं रह पाएंगे, मतलब आइटम्स आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, अब वो एक आइटम दूसरे आइटम को प्रभावित करेगा। उस स्थिति में एक आइटम का ऊर्जा स्तर दूसरे आइटम की वजह से क्या होगा, नजदीक के दो ऊर्जा स्तरों में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, नजदीक के दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा। तो देखिए अपने पास ये ऊर्जा स्तर था, ये इसने क्या किया, ऐसे आगे चल करके ये ब्रेक कर गया, एक मैक्सिमम में एक मिनिमम में ब्रेक कर गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये आपका एक बैंड प्राप्त हो जाएगा। फिर ये वाला भी क्या हो जाएगा, आपका एक बैंड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एक बैंड प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में जो है यहाँ पर ये चीज़, यहीं से इंटरेक्शन प्रारंभ हो गया। समझिए कि अब यहाँ से ये इतना जो रीजन है, ये इंटरेक्शन प्रारंभ हो जा रहा है, ये इंटरेक्शन प्रारंभ हो जा रहा है। अब उसके बाद में अब समझिए ऐसे कि जो 3s सेल था, सब सेल था, और 3p जो सब सेल था, इनके बीच का जो आप कह सकते हो ऊर्जा अंतराल था कि मतलब इसका कुछ अलग एनर्जी लेवल है, इसका कुछ अलग एनर्जी लेवल है। तो जब मैं परमाणुओं को बहुत पास ले आया ना, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल था, यानी ऊर्जा का अंतर था, तो वो काफ़ी कम हो गया। और उस स्थिति में इतना कम हो गया कि आप समझ सकते हो कि ये दोनों ऊर्जा स्तर लगभग एक जैसे हो गए। अब एक पट्टी के रूप में यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रीजन जो है आपको एक पट्टी के रूप में यहाँ से अगर ना भी कहो ना, तो यहाँ से तो आप मान ही सकते हो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो रीजन है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। ये वाला क्यों, क्योंकि इनके बीच की एनर्जी काफ़ी कम हो गई है। या आप ऐसे ही भी समझ सकते हो, मैंने जब कहा था कि मान लेते हैं उसमें n परमाणु है, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूँ ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और परमाणुओं की संख्या कितनी है, n। तो एक परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है पहले उपकोष में, तो कुल ऊर्जा स्तर जो होंगे यहाँ पर, कुल ऊर्जा स्तर कितने हो जाएंगे, 2n ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6n हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 6n हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n, ये भी फुलफिल रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है
है ना, यहाँ पे 6n तक कैपेसिटी है कि इसमें 6n मतलब एनर्जी लेवल बन सकते हैं या 6n इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं इस वाले में, लेकिन हैं कितने 2n है, यानी इसमें कितनी रिक्ति है 4n की रिक्ति है इसमें, ठीक है। इसमें जो अभी हम देखा जाए तो 4n की इसमें रिक्ति है। लेकिन जब यही चीज़ है, जब दोनों एक दूसरे पर स्प्लिट कर जाते हैं, दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो टोटल बैंड है, मतलब आपका जो ये बैंड हो जाएगा वो 8n हो जाएगा। तो 8n इसमें रहेगा। मतलब कहने का ये हो गया कि जो आपका ये बैंड था, एनर्जी लेवल था, ये एनर्जी लेवल था, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और उस स्थिति में क्या हो जाएंगे कि ये वाला मतलब ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये वाला एनर्जी लेवल, ये वाला क्या काम करेगा। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था, संयोजी बैंड था। अगर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे खींच दूँ इसको, ये तो ये जो था ये क्या था, संयोजी बैंड था, है ना। इधर क्या है, संयोजी बैंड है। और अगर मैं इसको आगे खींच दूं तो ये क्या है, चालन बैंड है। क्यों, क्योंकि ये रिक्त है, और रिक्त बैंड ही क्या होता है, चालन बैंड होता है। तो ये चालन बैंड रिक्त है, ये संयोजी बैंड हमारा है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये मतलब आपका भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, या वर्जित क्षेत्र होता है, या निषिद्ध क्षेत्र भी कह सकते हो। अंग्रेजी में अगर बात करो फॉरबिडन गैप बोलेंगे, स्मॉल ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि जब परमाणुओं को ज़्यादा पास लाते हैं ना, तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ये वर्जित क्षेत्र है ये काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी कम हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बीच में जो है इंटरेक्शन होने लगता है, और उसके बाद में जो है यहाँ पे ये काफ़ी क्षेत्र कम घट जाता है। और अगर एक चीज़ और देखा जाए कि जैसे मैं एक लिमिट तक ही ऐसा कर सकता हूँ कि परमाणुओं को मैं पास ला सकता हूँ। परमाणुओं को पास लाने का मतलब है सब कुछ एक लिमिट तक होगा। अगर उससे ज़्यादा मैंने परमाणुओं को लाना चाहा, है ना, ज़्यादा सोचे कि चलो भैया ये प्रक्रिया हो रही, और ले आते हैं सारा संयोजी बैंड चालन बैंड में इंसर्ट कर जाए एकदम पूरी तरीके से, है ना, इसको पूरा तरीके से कंडक्टर ही बना देते हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल हो जाएगा आपका, वो संभव नहीं होगा। काहे नहीं संभव होगा, क्योंकि जैसे आइटम्स की बीच में ये जब शुरुआत में लेकर आओगे तब तो काम चलता रहेगा, आ जाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा आप उसको करीब लेकर आओगे ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगा कि जो इस वाले का न्यूक्लियस है और इस वाले का न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे को इतना रिपल करना शुरू कर देंगे। हालांकि वैसे भी रिपल करना शुरू करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा निकट आप लाने लगते हो तो उस स्थिति में ये जो प्रतिकर्षण बल लगने लगता है बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो देखिए आगे चल करके जब हम और निकट ला रहे हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये रीजन यही दर्शा रहा है कि जब हम परमाणुओं को और ज़्यादा ला रहे हैं तो फिर से इनके बीच में एनर्जी गैप बनने लगता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपल करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको एनर्जी गैप ये प्राप्त हो रहा है, ये वही ईजी ही है, ये वही ईजी है जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। हालांकि अगर आप एक लिमिटेड क्षेत्र तक लाओगे तो क्या होगा, एक जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, इनके बीच के जो ऊर्जा अंतर है ये काफ़ी कम हो जाएगा, और आप ऐसे सामान्य तौर पर समझ सकते हो या बोल सकते हो कि चालन बैंड संयोजी बैंड चालन बैंड पर अध्यारोपित हो जाएगा, एक दूसरे में सब मिल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, जब आइटम्स को आप ज़्यादा करीब लेकर आओगे, ठीक।